हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शुकोशल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हमने एचएससी सीईटी का जो बैच स्टार्ट किया हुआ है उसमें हम बिजनेस स्टैटिस्टिक्स कर रहे हैं। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के हमने 2 पार्ट पहले अपलोड कर दिए हैं वीडियोस। अगर आपने नहीं देखी तो देख लेना। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे पार्ट 3 ऑफ बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, जिसमें हम रिमेनिंग सिलेबस जो है वो करेंगे। तो चलो एक बार सिलेबस देख लेते हैं। तो ये है हमारा बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस, जिसके हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसके 2 पार्ट्स हमने कर लिए हैं। और जो ये थर्ड पार्ट है ये इसमें आज हम करेंगे, जिसमें कोरिलेशन और रिग्रेशन का जो कंसेप्ट है सारा वो आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा कंसेप्ट है इसमें वो है कोरिलेशन। देखो, कोरिलेशन क्या होता है। कोरिलेशन का मतलब नाम से ही क्लियर हो रहा है कि रिलेशन, दो चीज़ों के बीच में रिलेशन, किसी भी 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों के बीच में रिलेशन, को रिलेशन जिसको हम बोलते हैं वो। तो यानी कि को रिलेशन क्या है, इट डिटरमाइन द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। अब देखो, वेरिएबल्स क्या होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया। वेरिएबल्स का मतलब है जो चीज़ वेरी होती है, वेरी का मतलब चेंज होती है। जो चीज़ चेंज होती है वो वेरिएबल होता है हमारा। अब चेंज तो सारी चीज़ें ही होती हैं, जैसे हम ये देखिए कि प्राइस और सेल में रिलेशनशिप देखें हम, तो प्राइस भी चेंज कर सकते हैं हम, सेल को भी चेंज कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ होती है इनको हम वेरिएबल्स बोलते हैं, यानी कि फैक्टर्स भी बोल सकते हैं इनको, वेरिएबल्स भी। यानी कि 2 वेरिएबल्स के बीच में जब रिलेशनशिप देखनी हो हमें, प्राइस और जैसे मान लो सेल के बीच में रिलेशनशिप देखनी हो, या कोई भी और फैक्टर हो सकता है, जैसे किसी के मार्क्स हैं स्टूडेंट्स के, उनके बीच में, और वो कैसे प्रिपरेशन जो कर रहे हैं उनके बीच में रिलेशनशिप देखनी हो, तो वो रिलेशनशिप हम किसकी हेल्प से देखेंगे, को रिलेशन की हेल्प से। उनको हम को रिलेशन बोलेंगे, जिससे हमें को रिलेशन की हेल्प से हमें पता चलेगा कि उनके बीच में कैसी रिलेशनशिप है और कितनी रिलेशनशिप है, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप का और डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप का भी पता चलता है। डायरेक्शन का मतलब कि वो पॉजिटिव रिलेशन है उनमें या नेगेटिव रिलेशन है वो पता चलता है। दूसरा, हमें डिग्री पता चलती है कि कितना रिलेशन है उन चीज़ों में, उसका पता चलता है। तो यही हमारा कोरिलेशन होता है। ये डेफिनेशंस हैं कुछ, बस यही बता रखा है इनमें। टाइप्स ऑफ कोरिलेशन देखो, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, अब देखो ये डिग्री और डायरेक्शन दोनों बताता है, तो इसलिए डायरेक्शन बताता है तो इसलिए पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन होता है। यानी कि जब दोनों चीज़ें सेम डायरेक्शन में चेंज होती है, जैसे प्राइस में चेंज होने की वजह से, अब ये देखो प्राइस में अगर चेंज हो रहा है हमारा, तो हमारा प्रॉफिट में जैसे इंक्रीज हो जाएगा। प्राइस ज़्यादा चार्ज करेंगे अगर किसी चीज़ के ऊपर, तो प्रॉफिट्स भी ज़्यादा होंगे बिजनेस के। तो ऐसे ही, तो इनमें क्या हो गया, पॉजिटिव रिलेशन हो गया। तो कोरिलेशन हमें पॉजिटिव रिलेशन भी बताता है अगर ऐसे वेरिएबल हैं जो दोनों सेम डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। जैसे हम सप्लाई और प्राइस की बात करते हैं कि अगर प्राइस कम होगा तो सप्लाई नहीं, इनमें उल्टा रिलेशन, जैसे कि प्राइस अगर हमारा बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगी, ऐसी वाली चीज़ है कि प्राइस अगर जैसे बढ़ेगा हमारा तो प्राइस बढ़ेगा तो सारे जो सप्लायर्स हैं वो सप्लाई करेंगे ज़्यादा। तो ऐसा इन दोनों में क्या रिलेशनशिप हो गया, फिर पॉजिटिव रिलेशन हो गया। तो पॉजिटिव को रिलेशन हो गया इनमें, हम ये बोल सकते हैं। और जो नेगेटिव रिलेशन है वो यानी कि एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी घट रही है, जैसे हम डिमांड और प्राइस का देखते हैं तो उनमें नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, तो नेगेटिव को रिलेशन होगा वो। ठीक है। और इसके अलावा जो टाइप्स हैं वो है सिंपल, पार्शियल और मल्टीपल कोरिलेशन, और लीनियर और ये नॉन लीनियर। ये हम देख लेते हैं एक बार आगे। देखो, सिंपल, पार्शियल और मल्टीपल कोरिलेशन। देखो, सिंपल का मतलब है सिर्फ 2 वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप देखना। तो सिंपल कोरिलेशन, उसमें हम क्या देखते हैं, ओनली 2 वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को देखा जाता है। जैसे वो प्राइस या सेल ले सकते हो, डिमांड या प्राइस ले सकते हो, डिमांड या सप्लाई भी ले सकते हो, मतलब कोई भी 2 वेरिएबल, सिर्फ 2 वेरिएबल होंगे हमारे पास, उनके बीच में रिलेशन देखेंगे तो वो सिंपल कोरिलेशन होगा। जब हमारे पास 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स होंगे तो वो पार्शियल और मल्टीपल कोरिलेशन होगा। और दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो पार्शियल जो कोरिलेशन होता है, पार्शियल कोरिलेशन का मतलब है कि चीज़ें, जैसे वेरिएबल्स तो हमारे पास 2 से ज़्यादा हैं, जैसे 3 वेरिएबल हैं हमारे पास, जैसे ए बी सी लिख लो, 3 वेरिएबल है, लेकिन हम एक टाइम में सिर्फ 2 वेरिएबल के बीच में स्टडी कर रहे हैं, 2 वेरिएबल का रिलेशन देख रहे हैं। और फिर नेक्स्ट स्टडी में जैसे हम इन दोनों के बीच में रिलेशन देख लेंगे, या मतलब हमारे पास वेरिएबल तो 2 से ज़्यादा है लेकिन हम स्टडी सिर्फ 2 वेरिएबल की कर रहे हैं। और जो थर्ड वेरिएबल है ना, उसको हम कांस्टेंट मान के चल रहे हैं कि उसमें हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं,
तो उसको हम अलग से रखेंगे, किसी वेरिएबल में हम कोई चेंज नहीं कर रहे, वो एक कांस्टेंट है, यानी कि कांस्टेंट का मतलब उसमें चेंज नहीं हो रहा है कुछ भी। जो सिर्फ ए और बी वेरिएबल है, फिर उन दोनों में रिलेशन देखेंगे कि उन दोनों में कैसे चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। यानी कि ए की वजह से बी में कैसे चेंजेस आ रहे हैं, या ए में बी में क्या रिलेशनशिप है, सिर्फ दो की रिलेशनशिप हम चेक कर रहे हैं, तो वो हमारा होगा पार्शियल रिलेशनशिप। और जो मल्टीपल कोरिलेशन है, मल्टीपल कोरिलेशन क्या होगा कि हमारे पास दो से ज़्यादा वेरिएबल्स हैं, तीन या तीन से ज़्यादा हो गए, फिर दो से ज़्यादा होने चाहिए। तो मल्टीपल कोरिलेशन में हमारे पास वेरिएबल तीन से ज़्यादा है और तीन है, तो उस केस में हम तीनों का साथ में देख रहे हैं, ए बी सी थे तो तीनों का साथ में रिलेशनशिप देख रहे हैं हम, तो वो हमारा होगा मल्टीपल कोरिलेशन, ठीक है। ये एक एग्जांपल भी गिवन है, जैसे इसमें कि जब हम वी एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन सेल ऑफ प्रोडक्ट, बोथ द अमाउंट ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड द कैपिटल इन्वेस्टेड। यानी कि हम देखो इसमें हमारे वेरिएबल क्या हो गए, एक तो सेल, एक हो गया एडवर्टीजमेंट, ठीक है, और एक है हमारा कैपिटल। तो अगर ये तीनों के बीच में हम साथ में रिलेशनशिप देख रहे हैं तो वो हमारा मल्टीपल कोरिलेशन होगा। और अगर हम सिर्फ सेल और एडवर्टीजमेंट में रिलेशन देख रहे हैं, कैपिटल को कांस्टेंट मान रहे कि कैपिटल तो सिर्फ 1 लाख की कैपिटल लगा दी एक बार, ठीक है। अब हम जो एडवर्टीजमेंट करेंगे उसकी वजह से सेल में चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, यानी कि एडवर्टीजमेंट और सेल में कोई रिलेशन है या नहीं है, तो वो कोरिलेशन उसको हम क्या बोलेंगे, पार्शियल कोरिलेशन। यानी कि एक वेरिएबल को हमने कांस्टेंट मान लिया और दो में हम चेंज देख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट लीनियर और नॉन लीनियर, ये चीज़ हमने इंडेक्स के केस में भी पढ़ी थी कि वो लीनियर या नॉन लीनियर कैसे होता है। तो देखो इंडेक्स या ट्रेंड के केस में पढ़ी थी हमने कि प्राइस, वो जो प्रीवियस वीडियो में ही हमने डिस्कस भी किया था कि जो टाइम सीरीज है वो लीनियर या नॉन लीनियर तरह से ट्रेंड होता है उसमें, तो वो क्या होता है। देखो इसमें कोरिलेशन में भी वैसे ही चीज़ है कि देखो कोरिलेशन लीनियर कब होगा, जब दोनों वेरिएबल में सेम यूनिट में चेंज हो रहा है। देखो करस्पॉन्डिंग टू सेम यूनिट, यानी कि एक वेरिएबल में जितनी यूनिट चेंज हुआ, यानी कि प्राइस अगर 10 बढ़ा, 10 रुपये से बढ़ा है, तो जो हमारी सेल है ना वो भी 10 रुपये से बढ़नी चाहिए या घटनी चाहिए, जो भी चाहे घट रहा हो चाहे बढ़ रहा हो, लेकिन वो सेम यूनिट में हो रहा है। जितना चेंज हमारा एक वेरिएबल में हो रहा है उतना ही चेंज हमारा दूसरे वेरिएबल में हो रहा है, चाहे वो पॉजिटिव हो रहा हो या नेगेटिव हो रहा हो, लेकिन चेंज उतना ही हो रहा है। तो अगर ऐसा होगा तो जो हमारा जो कोरिलेशन का कर्व बनेगा ना वो स्ट्रेट लाइन बनेगी, लीनियर इसीलिए बोलते हैं हम कि एक लाइन में आएगा हमारा कोरिलेशन, ठीक है। लेकिन अगर वो सेम चेंज नहीं हो रहा होगा, यानी कि जितना प्राइस में चेंज हुआ उतना सेल में चेंज नहीं हुआ, या जितना हमने एडवर्टीजमेंट में चेंज किया उतना हमारा सेल में चेंज नहीं हुआ, अगर हम एडवर्टीजमेंट और सेल को लेके चल रहे हैं, एड्स और सेल को, तो यानी कि अगर सेम चेंज नहीं हुआ, उससे कम हुआ है या उससे ज़्यादा हो गया है चेंज, यानी कि अगर एडवर्टीजमेंट में हमने 10 रुपये बढ़ाए तो सेल हमारी 10 रुपये से ना बढ़ के ज़्यादा से बढ़ रही है, ठीक है, जैसे 20 रुपये की बढ़ रही है, ये मान लो एक बार। तो जैसे इसमें क्या हुआ कि इतना ही, इस जितनी यूनिट हमने एडवर्टीजमेंट में चेंज की उतनी यूनिट हमारी सेल में चेंज नहीं, उससे ज़्यादा हुई है या उससे कम हुई है, तो वो हमारा क्या बनेगा, फिर जो कोरिलेशन है वो कर्व की शेप में बनेगा। वो ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, मतलब कर्व बनेगा, लीनियर नहीं बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन या लाइन जो एक ये बनती है ये लीनियर कोरिलेशन में बनती है जब सेम चेंज होता है दोनों वेरिएबल्स में, ठीक है। नेक्स्ट जो है अब हमारा वो है स्कैटर डायग्राम्स। देखो स्कैटर डायग्राम्स की हेल्प से हम क्या करते हैं, कोरिलेशन को कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं कि कोरिलेशन कैसा है स्कैटर डायग्राम की हेल्प से। अब जो हमारा कोरिलेशन जो होता है, वैसे कोरिलेशन वो हमारा, जैसे हमने देखा भी कि पॉजिटिव हो सकते हैं, ठीक है, नेगेटिव हो सकता है हमारा कोरिलेशन। हमारा कोरिलेशन जो है वो मॉडरेट पॉजिटिव हो सकता है, मॉडरेट नेगेटिव हो सकता है, या जीरो हो सकता है, जीरो भी हो सकता है हमारा कोरिलेशन, ठीक है। तो ऐसे कोरिलेशंस होते हैं। तो ये कैलकुलेट हम कैसे करेंगे कि कितना कोरिलेशन है, तो वो कैलकुलेट करने के लिए ही एक मेथड है स्कैटर डायग्राम मेथड। तो स्कैटर डायग्राम में हम क्या करते हैं कि जो एक चार्ट या ग्राफ में हम स्कैटर डायग्राम बनाते हैं, यानी कि ग्राफ हमें गिवन होता है उसमें लाइंस ड्रॉ करते हैं हम, वेरिएबल के पहले डॉट्स बनाएंगे ना कि ये इतना ये वेरिएबल है तो इतना ये वेरिएबल है, तो ऐसे डॉट्स बन जाएंगे अलग अलग। तो उन डॉट्स की हेल्प से फिर हम या तो एक लाइन बन जाएगी या कर्व बन जाएगा, तो लीनियर या नॉन लीनियर ये वाली चीज़ पता चलेगी, और कितना है वो भी पता चलेगा। वो देखो कैसे पता चलेगा, जैसे देखो ये है हमारा, ये स्कैटर डायग्राम के एग्जांपल है कि देखो
जब हमारा परफेक्ट पॉजिटिव होता है कोरिलेशन, देखो कोरिलेशन जो है वो उसको हम आर से डिनोट करते हैं, और जो ये आर है ये जो इक्वल्स टू या फिर लेस देन 1 होता है, और इधर से -1 होता है, कि जो हमारा कोरिलेशन है वो +1 और -1 के बीच में लाया करता है। 1 भी हो सकता है, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, -1 हो सकता है, +1 हो सकता है, ना तो -1 के इस साइड आएगा नीचे, ना +1 के उधर जाएगा, यानी कि +1 से ज़्यादा नहीं होगा, यानी कि -1 और +1 के बीच में होता है हमारा कोरिलेशन। जब परफेक्ट 1 होता है हमारा तो उसको हम परफेक्ट कोरिलेशन बोलते हैं। जब r = 1 होता है तो उसको परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन बोलते हैं। जब r = -1 होता है तब उसको हम परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन बोलते हैं, ठीक है। और जब हमारा जो कोरिलेशन है वो 1 से कम होता है, चाहे वो पॉजिटिव 1 से कम हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो हमारा मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन है, ठीक है। लो डिग्री कोरिलेशन जिसको हम बोल सकते हैं कि कोरिलेशन तो है पॉजिटिव ही है लेकिन लो डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन है। और जब ये r -1 से कम होता है तब हम इसको क्या बोलेंगे कि हमारा कोरिलेशन नेगेटिव है लेकिन वो लो नेगेटिव है, लो डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन है। तो यही चीज़ों को हम इस ग्राफ की हेल्प से भी जो है डिनोट कर सकते हैं। जैसे देखो अगर हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन में एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, जैसे इसमें बन रही है, ये स्ट्रेट लाइन बन रही है ना, ये स्ट्रेट लाइन बन रही है एक्स और वाई के बीच में, ये स्ट्रेट लाइन बन रही है दो वेरिएबल्स की, तो यानी कि इनके बीच, और ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, पॉजिटिव में है ना, ये अपवर्ड है, तो यानी कि जो परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप है, अगर सीधी लाइन बन रही है तो वो परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा। अगर ये जो लाइन है ये डाउनवर्ड स्लोप में है, जैसे इस नेक्स्ट डायग्राम में डाउनवर्ड स्लोप है, तो डाउनवर्ड अगर स्लोप है तो और स्ट्रेट लाइन बन रही है तो वो हमारा परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन होगा। और जब जैसे अब इसमें देखो परफेक्ट एक लाइन नहीं बन रही, क्योंकि देखो बहुत सारे डॉट्स हैं, है ना, बहुत सारे डॉट्स इस वाले डायग्राम में, तो ये इसमें कोई भी एक लाइन नहीं बन रही, लेकिन हम देखें तो ये सारी लाइनें हैं ना जो वो पॉजिटिव स्लोप करती हुई हमें दिखाई दे रही है और बीच में दे रही है ना, तो इसलिए पॉजिटिव रिलेशनशिप है, क्योंकि देखो सारी लाइनें जैसे इधर जा रही हैं, ये इधर जा रही है ना, ये सारे डॉट्स जो हैं, लेकिन एक लाइन नहीं बन रही, तो इसलिए ये परफेक्ट तो नहीं है, परफेक्ट पॉजिटिव तो नहीं है, लेकिन है पॉजिटिव, तो इसको हम बोलेंगे लो डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन है। यानी कोरिलेशन तो है लेकिन वो पॉजिटिव भी है, ये भी पता चल रहा है क्योंकि ये सारी हमें अपवर्ड डायरेक्शन में जाती हुई दिख रही है, लेकिन एक स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही, इसलिए परफेक्ट नहीं है ये कोरिलेशन, ठीक है। इसके बाद जो ये नेक्स्ट है ये क्या है कि इसमें इस देखो डाउनवर्ड स्लोप दिख रही है इनकी हमें, ऐसी स्लोप है ना ये डाउनवर्ड, लेकिन एक परफेक्ट लाइन नहीं बन रही, तो परफेक्ट लाइन नहीं बन रही तो ये लो डिग्री कोरिलेशन है लेकिन नेगेटिव कोरिलेशन है क्योंकि नीचे की डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। अब देखो हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन, ये इसमें यही हो गया कि सारी जो लाइन है ना वो बिल्कुल आपस में बिल्कुल टच हो रही हैं, तो ये वैसे ही दे रखे हैं ये एग्जांपल, आप इसको चाहे इग्नोर भी कर सकते हो। यही होता है कि परफेक्ट कोरिलेशन यानी कि सिंपल एक लाइन बन जाती है, परफेक्ट नेगेटिव में सिंपल एक लाइन बनती है लेकिन वो डाउनवर्ड स्लोप होते हैं। अब जब सिंपल एक लाइन नहीं बनती लेकिन उस लाइन के आसपास ही सारे डॉट्स होते हैं तो वो लो डिग्री कोरिलेशन होता है, लेकिन कोरिलेशन होता है उस केस में। और एक जो होता है, ये नीचे करके एक बार देख लेते हैं, नीचे गिवन है जैसे देखो ये नो कोरिलेशन, यानी कि कोई लाइन ही नहीं बन रही, कोई डायरेक्शन ही नहीं है। ये इनको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं कि अलग अलग डॉट्स बनी हुई हैं जिनके बीच में कोई डायरेक्शन नहीं पता चल रही कि कहाँ क्या रिलेशन है, क्योंकि उनके बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है, फिर तो रिलेशन ही नहीं है तो फिर वो डॉट्स कैसे भी उसमें हो सकती है डायरेक्शन में, क्योंकि इनकी कोई डायरेक्शन देखो बन नहीं रही है, ना इनमें कोई भी रिलेशन है आपस में, क्योंकि आपस में रिलेशन होता है तो ये डॉट्स आपस में थोड़ी सी एक दूसरे के पास होती है, लेकिन ये यहाँ पे है ही नहीं, ये बिल्कुल अलग अलग है सारी डॉट्स, तो इसलिए इसमें कोई रिलेशन नहीं है। इसमें भी जैसे इनका कोई पैटर्न नहीं बन रहा, इनका भी कोई वो नहीं बन रहा है, क्योंकि ना तो इनका पॉजिटिव स्लोप कह सकते हैं ना नेगेटिव स्लोप कह सकते हैं, ना ये कह सकते कि आपस में आप एक दूसरे के पास हों ये डॉट्स, क्योंकि इसकी डॉट्स ये हो सकती है, इसकी डॉट्स ये हो सकती हैं, तो ऐसा जो होता है वो नो रिलेशन, यानी कि कोई रिलेशन नहीं है उन वेरिएबल्स के बीच में। वैसे इनके डायग्राम्स जो है वो सिंपल ऐसे ही होते हैं, एक तो ये होता है, आपने देखा भी होगा अपनी बुक में कि नेगेटिव का होता है, एक ये होता है जो लो पॉजिटिव है, एक ये लो नेगेटिव, और एक जो है वो यही वाला होता है कि अलग अलग डायरेक्शन में है, कोई उनके बीच में रिलेशन है ही नहीं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड जो होता है कोरिलेशन का कैलकुलेट करने का, वो है कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जो सबसे ज़्यादा यूज होता है यही होता है कार्ल पियर्सन। अब देखो इसमें क्या है कि इसमें हम
जो है कोवेरिएंस की हेल्प से कोरिलेशन कैलकुलेट करते हैं। ये कार्ल पियर्सन ने दिया था 1867 से 1963 के बीच में रहे थे ये साइंटिस्ट, तो मतलब इसके स्टैटिस्टिशियन। तो इन्होंने दिया था ये कोरिलेशन का फॉर्मूला जो कि कोवेरिएंस बेस्ड है। तो इसमें आर किसके इक्वल होगा, आर हमारा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है, इसको हम आर को ही बोलते हैं ना, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। और ये किसके इक्वल होगा, कोवेरिएंस बिटवीन एक्स एंड वाई डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। इसके इक्वल होता है हमारा क्या, आर, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। और जो ये कोफिशिएंट, जब अब ये जो है इसमें हम इसको अगर अलग अलग करें तो हमारा लास्ट में ये फॉर्मूला आ जाता है। ये भी नहीं बल्कि और भी इसको हम वो कर सकते हैं सिंप्लीफाई, और नीचे हमारा ये फॉर्मूला बच जाएगा, डी एक्स डी वाई, समीशन ऑफ डी एक्स डी वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट समीशन ऑफ डी एक्स स्क्वेयर और समीशन ऑफ डी वाई स्क्वेयर। अब ये क्या होते हैं डी एक्स डी वाई, देखो ये अगर कोवेरिएंस को हम अलग अलग से खोल लें, जो ये फॉर्मूला था हमारा कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई वाला, कि कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई, जो ये सबसे पहले ये फॉर्मूला था, इसी फॉर्मूले को अगर हम खोल ले तो कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अलग से कैलकुलेट करेंगे। जो कोवेरिएंस कैलकुलेट करते हैं इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, तो वो हम डेविएशन की हेल्प से करते हैं। तो डेविएशन हमने पहले भी देखा था, डेविएशन का मतलब है कि जो हमारा एक्स जो वैल्यूज़ होती हैं, एक्स की जो वैल्यूज़ होती हैं, एक वेरिएबल है एक्स हमारा, उस एक्स वेरिएबल की जो वैल्यूज़ है उसमें से अगर हम एक्स बार यानी कि उनका मीन माइनस कर देते हैं तो वो डेविएशन आ जाता है, डी से डिनोट करते हैं, इसीलिए ये यहाँ पे लास्ट में डी बच जाता है। और ऐसे ही जो वाई वेरिएबल है उसमें से वाई को माइनस, वाई बार माइनस कर देंगे, वाई बार यानी कि उसका मीन माइनस कर देंगे। जब इसको आगे सोल्व करेंगे इसी फॉर्मूले को, तो ये फॉर्मूले को, ये हमारा है ऊपर का पोर्शन जो कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई है, और नीचे जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन है। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हमारा ये होता है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, जब इनको अलग अलग से ऐसे लिखेंगे, इनको और सॉर्ट आउट करेंगे हम, तो ये एन से एन सारा कट जाएगा और ये आ जाएगा हमारा एक्स माइनस एक्स बार, वाई माइनस वाई बार, और एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर और समीशन ऑफ वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर। अब देखो एक्स माइनस एक्स बार करेंगे तो वो हमारा डी एक्स होता है, क्योंकि डी निकलता है ना हमारा एक्स में से, जब हम मीन माइनस करते हैं एक्स की वैल्यूज़ में से। ये हमने मीन जब कैलकुलेट कर रहे थे उसमें भी देखा था, मीन कैलकुलेट जब हम कर रहे थे तो मीन को डेविएशन वाले मेथड से जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये डी निकालते हैं, और डी हमारा वही होता है एक्स माइनस एक्स बार। तो एक्स माइनस एक्स बार हमारा डी एक्स आ गया, और y माइनस वाई बार हमारा डी वाई के इक्वल होता है। और ऐसे ही फिर ये नीचे भी x माइनस एक्स बार है तो ये हमारा डी एक्स हो जाएगा, और इसका स्क्वायर है तो इनका स्क्वायर लग जाएगा। ऐसे ही y माइनस वाई बार है तो ये भी डी वाई हो जाएगा, और डी वाई का ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा। तो हमारा ये फॉर्मूला निकल के आ जाता है फिर कार्ल पियर्सन के कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का। अगर आपको पेपर में न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं तो आपको ये वैल्यूज़ गिवन होंगी डी एक्स डी वाई की, और आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। बस एक ये फॉर्मूला याद रखना और एक ये कोवेरिएंस वाला, क्योंकि आपको ऐसे भी आ सकता है कि कोवेरिएंस बिटवीन एक्स एंड वाई की वैल्यू दे दी आपको और नीचे सब दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन बनेगा। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में, तो आपको फॉर्मूला याद रखना है बस कि कार्ल पियर्सन के फॉर्मूला क्या है। एक तो ये कोवेरिएंस का फॉर्मूला है, और दूसरा फॉर्मूला जब हम इसको सोल्व करते हैं, अगर डी एक्स डी वाई की वैल्यूज़ आपको एग्जाम में गिवन है तो वो फिर इस फॉर्मूले की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन था। और इस कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, वही कि जो हमने पहले एक बार देख भी ली कि आर की जो वैल्यू है वो -1 से +1 के बीच में लाया करती है। -1 से कम नहीं हो सकती और +1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, उसके बीच में होगी। ठीक है, और कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल होता है। ये हमने पहले भी देखा था जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर रहे थे शायद, तब हमने ये देखा था कि चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल में क्या डिफरेंस होता है। देखो, ओरिजिन का मतलब है कि प्लस और माइनस करने से क्या फ़र्क पड़ता है, प्लस और माइनस करना, कुछ भी चीज़ें ऐड और माइनस करना। ठीक है, और स्केल का क्या मतलब है कि मल्टीप्लाई करना। स्केल का मतलब है मल्टीप्लाई करना किसी वैल्यू से। तो जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है ना, उसमें वो दोनों से इंडिपेंडेंट है, ओरिजिन और स्केल। ओरिजिन और स्केल दोनों से इंडिपेंडेंट होने का क्या मतलब है कि अगर हम किसी भी वेरिएबल की, अब अगर हमने आर की कुछ वैल्यू कैलकुलेट कर ली थी, ठीक है, कोई भी वैल्यू कैलकुलेट कर ली थी, मान लो ए वैल्यू कैलकुलेट कर ली थी, और जो हमारे एक्स जो वेरिएबल है और वाई वेरिएबल है, इनमें हम कुछ भी चाहे ऐड करें, चाहे कुछ भी माइनस करें, चाहे किसी से भी इनकी मल्टीप्लाई करें,
कुछ प्लस माइनस करेंगे तो यानी कि ओरिजिन में चेंज करेंगे, और कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि स्केल में चेंज करेंगे। तो एक्स और वाई के चाहे हम ओरिजिन में चेंज करें, चाहे हम इनके स्केल में चेंज करें, हमारी आर की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि आर की वैल्यू जो पहले थी वही रहेगी। अगर हम जैसे एक्स की बहुत सारी वैल्यूज गिवन है हमें, उन सारी वैल्यूज को हम किसी भी एक कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें या जोड़ दें उसमें कोई भी एक वैल्यू, या माइनस कर दें, जैसे 2 है मान लो, एक कॉन्स्टेंट हो गया, कॉन्स्टेंट यानी कि हर बार हमको इसी 2 को ही जोड़ना है सारी वैल्यूज में, या 2 से ही मल्टीप्लाई करना है, या 2 को ही माइनस करना है। तो ऐसे अगर हम कर देंगे और फिर कोरिलेशन कैलकुलेट करेंगे तो उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा। जी, इसका मतलब ये होता है, आपको बस ये याद रखना है कि जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन ओरिजिन एंड स्केल होता है। यानी कि दोनों का ही इंडिपेंडेंट है, चाहे स्केल में चेंज कर दो चाहे ओरिजिन में, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अब जो एक वैसे तो एक जो मेथड है वो रहता है अभी स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन, लेकिन आपके सिलेबस में ये गिवन भी है टॉपिक प्रोबेबल एरर, और ये जो प्रोबेबल एरर है ये कार्ल पियर्सन के कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन से ही रिलेटेड है, तो इसलिए हम इसको इसी के साथ डिस्कस करते हैं। क्योंकि देखो जो आर की वैल्यू है ना उसी से रिलेटेड है ये हमारा प्रोबेबल एरर। और ये प्रोबेबल एरर हमें क्या कहता है, ये प्रोबेबल एरर हमें ये बताता है कि जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो कितना रिलायबल है। यानी कि जो आर की वैल्यू आई है हमारी वो कितनी रिलायबल है। रिलायबल होने का मतलब है हमारी आर की वैल्यू मान लो 7 आई है, फॉर एग्जाम्पल 7 नहीं, आप इसको मान लो हमारी आर की वैल्यू 9 आई है, 9 तो आ नहीं सकती, 0.9 मतलब 0.9 आई, क्योंकि 1 आती है ना, मैक्सिमम 1 होता है, तो वो 0.9 अगर हम लिख रहे हैं आर की वैल्यू, तो हम इसको क्या बोल लेंगे कि बिल्कुल 1 के पास है, तो यानी कि बहुत हाई कोरिलेशन है उन चीज़ों में, उसके बीच में 2 वेरिएबल्स के बीच में जिनका हमने ये आर कैलकुलेट किया, उनके बीच में हाई कोरिलेशन है। अगर 0.9 अगर आर की वैल्यू आ रही है तो अगर 0.9 आ रही है तो यानी कि क्या ये अब 0.9 जो वैल्यू है उसको हम रिलायबल मान सकते हैं। रिलायबल यानी कि क्या हम मान ले कि हाँ उनमें हाई कोरिलेशन ही होगा, या फिर ना मानने। तो ये चीज़ किस पे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हम आर की वैल्यू पे तो रिलाई नहीं कर सकते ना, हमें इसको डबल टेस्ट भी करके देखना है, ये वाली चीज़ है। और वो डबल टेस्ट हम किसकी हेल्प से करेंगे, प्रोबेबल एरर की हेल्प से करेंगे, क्योंकि जो स्टैटिस्टिक्स है वो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देती है, हम एनालिसिस के बेस पे कुछ रिजल्ट्स आते हैं, और उन रिजल्ट्स का जो हम बिजनेस में डिसीजन मेकिंग में हम यूज करते हैं। तो अगर आर की वैल्यू अगर हमारी रिलायबल ही नहीं हुई, यानी कि आर की वैल्यू का हमें यही नहीं है कि हाँ इसमें इसकी वैल्यू ये हो रिलायबल हो भी सकती है और ना भी हो। 0.9 किसी ने ये बोल दिया कि आपकी एडवर्टीजमेंट और जो सेल्स है ना उनके बीच में जो है ना वो बहुत हाई कोरिलेशन है, यानी कि एडवर्टीजमेंट की वजह से ही सेल पे फर्क पड़ रहा है, तो आप अपनी एडवर्टीजमेंट बढ़ाओ। अब वो बंदा आर की वैल्यू के ऊपर भरोसा करके कर दे अपना, और बाय चांस वो चीज़ ना हो तो इसीलिए डबल चेक करते हैं आर की वैल्यू को, और वो डबल चेक किसकी हेल्प से किया जाता है, प्रोबेबल एरर की हेल्प से। और जो ये प्रोबेबल एरर है इसका फॉर्मूला है, ये नीचे गिवन है, ये फॉर्मूला है। तो ये स्टैंडर्ड एरर की हेल्प से जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। स्टैंडर्ड एरर आपके सिलेबस में नहीं है तो आप इसलिए इस पे वो मतलब इसका क्या मतलब है उसके डीप में हम नहीं जाते डिटेल में, बस आपको ये याद रखना है कि स्टैंडर्ड एरर का जो फॉर्मूला, स्टैंडर्ड एरर वैसे ये वो एरर होता है जो एरर होता ही है, अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो इतना एरर हमारे काम में आएगा ही, तो वो वाली चीज़ होती है स्टैंडर्ड एरर। तो स्टैंडर्ड एरर की हेल्प से हम फिर प्रोबेबल एरर को कैलकुलेट करते हैं। प्रोबेबल एरर क्या होगा, जो स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला है 1 - r² डिवाइड बाय √n, ये जो फॉर्मूला है इसको हम 0.6745 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये जो वैल्यू है, तो वो हमारा प्रोबेबल एरर आ जाता है। यानी कि जो भी हमारी, देखो ये यहाँ पे अलग से भी लिख देती हूँ मैं, 6.745 इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस फॉर्मूले से 1 - r² डिवाइड बाय n√n। तो इस फॉर्मूले में हम पुट करके देखेंगे हमारी आर की वैल्यू को, और एन तो हमें गिवन ही होगा कि इतने नंबर ऑफ वेरिएबल्स थे, तो आर की हेल्प से सॉरी इस फॉर्मूले की हेल्प से हम ये देख फिर जो अगर इसकी जो वैल्यूज आएगी उसके बेस पे हम ये बताएंगे कि जो हमारा आर है, जो ये आर की वैल्यू थी जो 0.9 हमने कैलकुलेट कर ली थी वो रिलायबल थी या नहीं थी। अब ये कैसे देखेंगे कि ये रिलायबल है या नहीं है, ये हमें इस प्रोबेबल एरर की प्रॉपर्टीज बताती हैं। अब देखो अगर हमारी आर की वैल्यू अगर हमारी ग्रेटर देन 6 प्रोबेबल एरर होगी, यानी कि प्रोबेबल एरर की कोई वैल्यू आई, मान लो प्रोबेबल एरर की वैल्यू आई मान लो 0.5, ठीक है, और हमारे प्रोबेबल जो हमारी आर है उसकी वैल्यू अगर
हम देखें कि 6 इंटू 0.5 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि 6 से देखना ना, 6 टाइम्स ऑफ प्रोबेबल एरर, तो इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसकी प्रोबेबल एरर की वैसे बहुत कम पॉइंट्स और ज़्यादा लगेंगे। आप इसको ये लिख सकते हो, क्योंकि ऐसे 0.005 ये लिख लो, ठीक है। और जो आर है वो अब हम देखेंगे कि 6 टाइम्स यानी कि 6 टाइम्स इसका 0.05 का, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो किस, यार एक बार हटा दो यहाँ से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 30, एक जीरो यहाँ लग जाएगी, 0.3 ये वैल्यू आएगी। तो आर, अगर आर जो है हमारा इस वैल्यू से कम है, प्रोबेबल एरर हम इस कैलकुलेट करेंगे कि आर हमारा इस वैल्यू से अगर कम है, अब आर हमारा था 0.9, तो इस वैल्यू से ज़्यादा था हमारा आर, तो इस वैल्यू से हमारा आर ज़्यादा था तो वो इनसिग्निफिकेंट हो गया। तो यानी कि, और जब अगर आर हमारा इस 0.9, सॉरी, जो ये हम मल्टीप्लाई करके हमने ये कैलकुलेट की ना, इससे कम होगा 6 PE से, तो वो हमारा सिग्निफिकेंट होगा। अगर हमारा आर, मान लो अब ये देखो वैल्यू आई थी 0.03, अगर हमारा आर जो है वो इस 0.03 से कम होता यानी कि ये मान लो 0.02 होता हमारा आर, तो वो सिग्निफिकेंट था। अब वो सिग्निफिकेंट नहीं है। और ये प्रोबेबल एरर की वैल्यू हम जो क्वेश्चन में गिवन होगा एन की वैल्यू, और वो फॉर्मूला जो हमने देखा 1 - r² डिवाइड बाई √n, तो इस और इसके मल्टीप्लाई में ये 6745 था शायद, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करके ऐसे हम PE की वैल्यू निकाल लेंगे और उस PE की वैल्यू को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर देखेंगे क्या वो हमारी R की वैल्यू से ज़्यादा आई है वैल्यू या कम आई है। अगर वो हमारी R की वैल्यू से ज़्यादा आई होगी तो वो क्या होगा, फिर R हमारा इनसिग्निफिकेंट होगा, और R की वैल्यू ज़्यादा होगी और ये 6 PE की वैल्यू कम होगी, तो वो हमारा फिर सिग्निफिकेंट होगा R, ठीक है। जैसे ये एक एग्जांपल भी है, जैसे एक स्टूडेंट ने ये ऐसे कैलकुलेट किया, R की वैल्यू 0.7 कैलकुलेट की है और N जो है वो हमारा 5 है, तो इज़ द वैल्यू ऑफ R इज सिग्निफिकेंट। अब ये सिग्निफिकेंट है या नहीं है, देखो R हमारा है इस केस में, क्योंकि वो एग्जांपल तो हमने ऐसे ही लिया था तो आपको समझ भी नहीं आया होगा, इस एग्जांपल से सही समझ आ जाएगा। अब देखो R की वैल्यू इन्होंने कैलकुलेट की है 0.07, तो हम इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं 0.6745 इंटू 1 - R कितना है 0.7 का स्क्वेयर, और डिवाइड बाय है हमारा √n यानी कि ये √5, ठीक है। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे 0.6745 और ये 7, ये हो जाएगा 4.9, 1 में से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का 3.9, ऐसे ही आ जाएगी ना हमारी वैल्यूज़। तो और डिवाइड बाय है ये √5, तो इसको कैलकुलेट करेंगे 0.6745 माइनस है इसमें से 3.9, तो 3 इधर आएगा 0.9, तो ये वैल्यू हमारी कुछ आएगी माइनस में, ज़्यादा लेंथी कैलकुलेशंस हो गई है हमारी। आप इसको कैलकुलेट करके देखोगे ना तो जो वैल्यू आएगी ना उसको फिर ये देखना है, बस 6 से मल्टीप्लाई करके देखना है उस वैल्यू को, क्योंकि अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे या हम कर लेते एक बार कैलकुलेटर की हेल्प से। एक सेकेंड, देखो जब हम ये करेंगे ना कैलकुलेट तो ये हमारा ऐसे आ जाएगा 0.674 इंटू ये R² जो है वो हमारा ये 0.7 था, तो 0.7 का स्क्वेयर करेंगे तो वो 0.49 आ जाएगा, तो 1 में से माइनस करेंगे और डिवाइड बाय √5। जब हम इसको सोल्व करेंगे ना तो ये आ जाएगा हमारा PE की वैल्यू 0.15। अब जो ये 0.15 आई है हमारी वैल्यू, ये 0.15 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने देखा ना कि R की जो वैल्यू है ना वो हमारी अगर लेस देन 6 PE होगी तो हमारा सिग्निफिकेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हम P की वैल्यू इसकी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे PE को, तो PE को हम जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.9। आप देखो PE की वैल्यू हमारी आई है 0.9 और जो हमारा R की वैल्यू है वो है हमारी लेस देन, ये सॉरी ये यहाँ पे ग्रेटर देन 1 कब आएगा, अगर ज़्यादा होगी तो वो R की वैल्यू इससे ज़्यादा होगी ना 6 PE से, तो वो सिग्निफिकेंट होगा। तो अब देखो इसकी वैल्यू हमारी आई है 0.9 PE
और आर की वैल्यू हमारी इस वैल्यू से कम है, 0.9 से कम है ना हमारी वैल्यू, क्योंकि आर की वैल्यू हमारी 0.7 है। अगर आर की वैल्यू इस 6 PE की वैल्यू से ज़्यादा होती, क्योंकि देखो आर की वैल्यू अगर इससे ज़्यादा होती तो ये हमारा जो है वो सिग्निफिकेंट होता है। और आर के बाहर हमने ये दो ये डंडे जो ये लगा रखे हैं ना, ये किस लिए है कि हम माइनस के साइन को इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर हम जाते तो नहीं, यहाँ पे माइनस में नहीं आता, ये प्लस में ही आ रहा है। अगर बाई चांस इन केस ये अगर माइनस में आता, आर की वैल्यू हमारी माइनस में होती, मान लो नेगेटिव कोरिलेशन होता, तो इसीलिए हम इसको तो इग्नोर करते हैं माइनस के साइन को। तो बाकी वैसे ही देखेंगे कि देखो हमारा 6 PE की वैल्यू आई है 0.9 और आर की वैल्यू हमारी है 0.7, तो इसलिए ये जो हमारा आर जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि सिग्निफिकेंट कब होता है, अगर आर की वैल्यू ज़्यादा होती है। अब आर की वैल्यू कम है 6 PE से, तो आर की वैल्यू कम है तो हमारा जो आर है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, यानी कि ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन बाय चांस आ भी सकता है आपके, अगर डीप में थोड़ा सा भी चले गए। वैसे इतना डीप भी नहीं है, ये प्रोबेबल एरर का अगर आपको कॉन्सेप्ट दिया हुआ है तो ये क्वेश्चन आ सकता है। बस आपको ये याद रखना है कि आर की वैल्यू जो है वो 6 PE से ज़्यादा होनी चाहिए। बाकी ये कैलकुलेशन ज़्यादा मुश्किल कैलकुलेशन वाले तो आएंगे नहीं, और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की करते हो तो आपने मैथ्स भी कर रखा होगा अच्छा खासा, तो आप ये कैलकुलेशन ईजिली कर सकते हो। ये मैं इसलिए गलत हो गई थी क्योंकि मैंने मैथ इतना मुझे नहीं आता, तो इसलिए ये इसमें कन्फ्यूजन हो गया था। बाकी आप जब कैलकुलेट करोगे तो बस आपको सिंपल ये जो प्रॉपर्टीज़ है ना ये ध्यान रखनी है कि जो आर की वैल्यू है ना वो ग्रेटर देन 6 PE होगी तो सिग्निफिकेंट होगा, और माइनस है अगर 6 PE से तो कम है, मतलब आर की वैल्यू अगर 6 PE से, तो वो हमारा आर जो है वो इनसिग्निफिकेंट हो गई, यानी हम उस पर रिलाई नहीं कर सकते कि वो सही है आर की वैल्यू। ठीक है, सिग्निफिकेंट का यहाँ यही मतलब है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। देखो इसमें क्या डिफरेंस है। अब जो कार्ल पियर्सन का जो आर देख रहे थे वो था क्वांटिटिव चीज़ों पे बेस्ड था, क्वांटिटिव चीज़ों पे बेस्ड, यानी कि कोई चीज़ जिनके हमें क्वांटिटीज़ गिवन थी, जिनको हम माप सकते हैं इजीली क्वांटिटीज़ की फॉर्म में, जैसे प्राइस, सेल्स, ये ऐसे वेरिएबल हैं जिनको हम माप सकते हैं, ये क्वांटिटेटिव वेरिएबल हैं। लेकिन कुछ वेरिएबल हमारे क्वालिटेटिव के नेचर के होते हैं, क्वालिटेटिव यानी कि जिनको हम नंबर्स की फॉर्म में नाप नहीं सकते। ठीक है, जैसे होनेस्टी है, ऑनेस्टी, ब्यूटी, करेक्टर, किसी का मोरालिटी, जो ऐसी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं ये क्वालिटेटिव नेचर की होती हैं जिनको हम नंबर्स के फॉर्म में नहीं माप सकते। तो नंबर के फॉर्म में नहीं माप सकते तो इनके बीच में अगर हमें कोरिलेशन देखना हो तो हमें फिर स्पीयरमैन का रैंक कोरिलेशन जो मेथड है वो देखना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे कार्ल पियर्सन का आर कोफिशिएंट वाला मेथड जो है वो काम नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे फिर जो आर की वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे थे उसमें हमें नंबर्स चाहिए। अब नंबर्स की फॉर्म में तो ये गिवन होते नहीं है ऑनेस्टी, ब्यूटी, तो इनको फिर हम रैंक देंगे और रैंक के हेल्प से फिर हम कोरिलेशन कैलकुलेट करेंगे। तो इसीलिए इन्होंने फॉर्मूला दिया है रैंक कोरिलेशन का कि देखो अगर हमें रैंक पहले से ही गिवन है चीज़ें, रैंक या फिर हम दे भी रहे हैं, सबके अलग अलग रैंक्स आ रहे हैं, तो हम सबको ये इस फॉर्मूले की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे। जो ये D2 है ये हमारे रैंक की वो है टोटल जितना रैंक्स हमारे आए हैं, और ऐसे ही 1 - 6 समीशन ऑफ D² यानी कि जो रैंक्स आएंगे हमारे उनका फिर हम स्क्वेयर करेंगे, और n स्केयर भी क्या करेंगे, जब हमारे जैसे रैंक हैं एक्स के जो रैंक्स हैं और वाई के जो रैंक्स हैं उनको माइनस करेंगे, वो हमारा डी आएगा, और फिर इस डी को हम का स्क्वेयर करेंगे तो वो D² हो जाएगा। तो ऐसे वैसे आपको ये कैलकुलेशन नहीं आएगी कि आपको D² कहाँ से निकालना है, बस आपको गिवन होंगे तो आप निकाल सकते हो फॉर्मूला। अगर आपको याद होगा तो बस आपको फॉर्मूला याद रखना है कि 1 - 6 D² डिवाइड बाई n इंटू n2 - n1, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं 6D समीशन ऑफ D² डिवाइड बाई n3 - n। ठीक है, क्योंकि इसको सोल्व करेंगे तो ये n3 ये -n हो जाएगा, 1 माइनस यहाँ पे है, तो ये हमारा फॉर्मूला होगा। इसको हम P से डिनोट करते हैं, जो रैंक इसका स्पीयरमैन का जो फॉर्मूला है उसको हम P से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे एक क्वेश्चन की हेल्प से गिवन भी है, और आपको समझना हो तो बस समझने के लिए देखो, ये रैंक गिवन है एक्स गिवन एक्स के, और ये वाई वेरिएबल के रैंक गिवन है। इनको हम माइनस करेंगे एक्स माइनस वाई, तो वो डी की वैल्यू होगी, इसका स्क्वायर करेंगे तो D² आ जाएगा, D² का टोटल करेंगे इस फॉर्मूले में पुट करेंगे सिंपल, और जो वो फिर हमारा स्पीयरमैन का रैंक कोरिलेशन आ जाएगा। अब देखो ये तो था कि सबके रैंक देखो अलग अलग थे। अब अगर किसी केस में हमें सेम रैंक देना पड़ जाए किसी को, देखो ये रैंक सारे अलग अलग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 15 तक, किसी में कॉमन रैंक नहीं आया इनका,
एक्स एक्स की जो वैल्यूज़ है उनका, ना ही वाई की वैल्यूज़ में भी सबका अलग अलग रैंक है, जैसे 1 2 3 4, ठीक है। तो अगर ऐसा केस हो कि कॉमन हो जाए रैंक, क्योंकि हमें खुद को देने पड़े और हमें ये लगे हम जैसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में दे रहे हैं और दो वैल्यूज सेम थी हमारी, जो वेरिएबल्स की दो वैल्यूज अगर सेम थी तो सेम वैल्यूज होंगी तो हमें उनको सेम रैंक देना पड़ेगा फिर। तो अगर सेम रैंक देना पड़ जाए फिर हम क्या कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, फिर हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं जिसमें ये डी स्क्वेयर तो डी स्क्वेयर ही रहता है, बस इसमें जो हमने जो वैल्यू जिनका हमने रैंक सेम दिया था उनके नंबर्स को भी लिखेंगे हम कि वो कौन सा रैंक जो है हमने वो दिया था। नंबर ऑफ आइटम हुज रैंक, देखो ये एम इसमें ये है हमारा एम, नंबर ऑफ आइटम हुज रैंक आर कॉमन, यानी कि जिनके कॉमन रैंक थे ना उन आइटम्स को भी लिखेंगे हम, ठीक है। अब M3 माइनस M1 ऐसे लिख के, एम ये वो है हमारा, प्लस में ये जो दूसरा आइटम था वो, अगर 3 भी हो जाते हैं ये इन केस तो M3 भी आ जाएगा। एम की ये तो M3 M माइनस एम तो रहेगा, ये नीचे जो 2 लिखा हुआ है ना यहाँ पे 1 था यहाँ पे 2 है, तो इसकी जगह पे M3 भी हो सकता है अगर 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स को हमने सेम रैंक दिया है। अब इसमें तो सिर्फ 2 वेरिएबल को दिया है तो ये 2 ऐसे लिखे जाएंगे, दोनों वेरिएबल 1/12 करके, ठीक है। नीचे वही N3 माइनस N1 रहेगा, ये यहाँ तक का फॉर्मूला तो सेम है, बस ये 1/12 वाली चीज़ें हैं जो वो ऐड हो जाएंगी। वैसे ये तो एग्जाम के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बस एक बार देखने के लिए कि हाँ ऐसा फॉर्मूला भी होता है, ठीक है। जो नेक्स्ट जो मेथड है कोरिलेशन को कैलकुलेट करने का, देखो अब तक हमने 3 मेथड्स देखे थे। एक तो था स्कैटर डायग्राम की हेल्प से, जिसमें हमने वो डॉट्स कैसे होती है, लाइन कैसे होती है वो देखी थी, ठीक है। एक हमने देखा कार्ल पियर्सन का, जिसमें अगर हमें नंबर की फॉर्म में हमें नंबर्स में जिनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं ऐसे वेरिएबल हैं तो हम कार्ल पियर्सन का यूज़ करते हैं। और जहाँ पे हम क्वालिटेटिव नेचर के हमारे आइटम्स होते हैं, जैसे ब्यूटी होगी, जैसे किसी का करेक्टर, किसी का बिहेवियर, वो वाली चीज़ें जब हम क्वालिटेटिव फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं तो हम रैंक कोरिलेशन का यूज़ करते हैं। और जो फोर्थ हमारा मेथड है वो है कॉन्करेंट डेविएशन मेथड। देखो कॉन्करेंट डेविएशन मेथड क्या है, इसमें हम डेविएशन नाम से ही क्लियर है कि चेंज, डेविएशन का मतलब चेंज, तो जो जो चेंज होता है ना वेरिएबल में उस चेंज को हम प्लस और माइनस का साइन देते जाएंगे। जैसे कोई वेरिएबल एक्स वेरिएबल है, मान लो वो 1 से 2 हुआ तो बढ़ गया तो हम उसको प्लस का साइन दे देंगे। अगर वो घट गया आगे जाके वापस 1 हो गया तो उसको हम माइनस का साइन दे देंगे। तो ये साइंस देंगे हम प्लस और माइनस के, और इनके बेस पे कैलकुलेट करेंगे। देखो ये एक एग्जांपल में है भी, यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ। जैसे ये देखो सप्लाई दे रखी है हमें और प्राइस दे रखे हैं, तो ये सप्लाई की देखो वैल्यू अगर बढ़ रही है तो हमने प्लस कर दिया, वैल्यू अगर और बढ़ी तो प्लस कर दिया। यहाँ पे घटी थी 182 से 166 हो गई तो हमने माइनस का साइन दे दिया। तो ऐसे साइंस दे दिया हमने। ऐसे ही प्राइस के साइन दे दिए हमने, प्राइस यहाँ पे घटा तो माइनस का कर दिया, यहाँ पे माइनस हो गया, फिर ये माइनस प्लस, जब भी बढ़ा है तो प्लस हो गया, ठीक है। ऐसे साइंस देने हमें, ठीक। और फॉर्मूला, ये हमारा फॉर्मूला है, ये हमें इसमें अप्लाई करना है। ऊपर करके देख लेते हैं, देखो ये फॉर्मूला है हमारा। तो इसमें क्या है, 2c माइनस एन डिवाइड बाई एन, अंडर रूट ऑफ 2c माइनस एन डिवाइड बाई एन। अब देखो ये c क्या है, c है हमारा जो साइन जो हमने दिए हैं उनका टोटल, वो हमारा c होगा कि हमने कितने हमारे प्लस के साइन है माइनस के साइन है, जब सबको अलग अलग ऐड कर देंगे और फिर देखेंगे जो हमारा आएगा कि कितने प्लस के साइन थे कितने माइनस के साइन थे, वो हमारा c होगा। c इज इक्वल्स टू 0 सिंस देयर इज नो पेयर ऑफ डेविएशन लाइक साइंस सिंस नो प्रोडक्ट डेविएशन एक्स वाई इज पॉजिटिव। यानी कि देखो अगर हमने जितने भी प्लस के साइन है उतने ही माइनस के साइन अगर हो गए हमारे, तो यानी कि वहाँ पे c 0 आ गया। अब इनके केस में ये जितने प्लस के साइन थे ना उतने ही माइनस के साइन थे, तो c 0 हो जाएगा हमारा। लेकिन अगर कुछ प्लस के साइन ज़्यादा है तो वो यहाँ पे हमारा जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा c, और जितनी वैल्यूज़ थी वो आ जाएगी इसकी, ठीक है। यहाँ पे तो ये हमारा नेगेटिव कोरिलेशन आया, इनका मतलब इस फॉर्मूले की हेल्प से हम कैलकुलेट करते हैं, बस आप फॉर्मूला याद रखना। सी हमारा जो साइन है उनका समीशन होता है कि प्लस के साइन कितने माइनस के साइन कितने, जितने बचेंगे अगर प्लस के बचेंगे तो प्लस के 2 साइन आ गया जैसे, तो 2c हो जाएगा प्लस का। ये प्लस माइनस के निशान है ना, ये नहीं के लिए कि अगर प्लस का है तो ये सी तो जितनी वैल्यू आ गई, अगर प्लस के 2 आए हैं तो वो 2 हो गए, अगर माइनस के 2 आए हैं तो ये 2 ही होगी सी की वैल्यू। लेकिन अगर वो प्लस का है तो अभी यहाँ पे प्लस वाला साइन रह जाएगा, और अगर माइनस के 2 आए थे तो वो माइनस का साइन, ये जो साइन थे ना, जैसे मान लो प्लस के साइन हमारे पास 5 थे और माइनस के साइन हमारे पास 6 थे, तो -1 आ जाएगी हमारी वैल्यू, क्योंकि माइनस के ज़्यादा है ना तो -1 आ जाएगी, इनको घटाएंगे तो -1 क्या है, सी की वैल्यू है, तो इसमें सी की वैल्यू होती है ऐसे। तो बस आपको वो
बस आपको ये याद रखना है कि कौन करंट डेविएशन में हम साइन देखते हैं कि प्लस और माइनस के साइन है, बस इतना काफ़ी है। नेक्स्ट जो है वो है हमारा रिग्रेशन। अब देखो कोरिलेशन में हमने क्या देखा, डिग्री और डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप, डिग्री और डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप देखा था। और वो रिलेशनशिप चाहे कैसा भी हो, हमने बस दो वेरिएबल हमारे पास गिवन होते हैं, उसमें हम ये देखते हैं कि आपस में रिलेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं। लेकिन जो रिग्रेशन है वो क्या करता है, ये एस्टिमेशन भी करता है, प्रेडिक्शंस भी करता है। एस्टिमेशन प्रेडिक्शन का क्या मतलब है, हमने कोरिलेशन की हेल्प से ये तो पता कर लिया कि एक्स और वाई में रिलेशन है या नहीं है, और एक्स और अगर हमें ये गिवन हो कि एक्स की वैल्यूज हमें सिर्फ गिवन है और हमें वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो वो हम किसकी हेल्प से करेंगे, फिर रिग्रेशन की हेल्प से करेंगे। यानी कि रिग्रेशन हमें एक वेरिएबल की अगर वैल्यूज गिवन है, वो मान लो वो डिपेंडेंट वेरिएबल की हमें, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की हमें वैल्यूज गिवन होंगी। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं, देखो इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि जो जिसमें हम कोई चेंज नहीं करते, अपने आप जिसमें चेंज होता है और उसकी वजह से हमारे दूसरे वेरिएबल में चेंज होता है। तो डिपेंडेंट क्या होगा कि उसकी वैल्यू दूसरे किसी वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रही है। अब जैसे देखो एग्जांपल लेते हैं हम, प्राइस भी क्या है, ये सबसे पहले प्राइस ही निकलता है। जैसे देखो एडवर्टीजमेंट है और सेल है। अब देखो सेल क्या है, सेल डिपेंडेंट है क्योंकि ये डिपेंड करती है एडवर्टीजमेंट पे। जितने हम एडवर्टीजमेंट ज़्यादा करेंगे तो सेल हमारी उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो सेल क्या होगी हमारे इस केस में, डिपेंडेंट, क्योंकि ये डिपेंड करती है किसके ऊपर, एडवर्टीजमेंट के ऊपर डिपेंडेंट होगी। और एडवर्टीजमेंट हमारी अब क्या होगी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये ऐसे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। अब एडवर्टीजमेंट की अगर हमें वैल्यू गिवन हो तो हम उसके बेस पे सेल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एडवर्टीजमेंट, देखो एडवर्टीजमेंट अगर 10 है और तो हम जैसे हमारी सेल उसके टाइम पे 12 थी, ठीक है। और एक हम ये देख रहे हैं कि आगे जो हमारी सेल की जो वैल्यू बढ़ी है ना, जो एडवर्टीजमेंट की वैल्यू हमने 10 से 20 की, तो हमारी वैल्यू जो है ये हमारी ये 12 से 15 हो गई। अब बीच में हमें एडवर्टीजमेंट की वैल्यू तो गिवन है, जैसे मान लो 20 से 30 की, तो अब ये कितनी बढ़ेगी, तो हम जो पहले जो बढ़ रही थी ना ये जो रेट था, उसी रेट से हम आगे जो है वो प्रेडिक्ट कर लेंगे। और वो ये हम रिग्रेशन की कोफिशिएंट की हेल्प से जो है ये चीज़ें करते हैं कि कैसे हम प्रेडिक्ट करते हैं। बस आप सीधी सी ये बात याद रखो कि ये प्रेडिक्शन में हेल्प करता है कि हम एक वेरिएबल जो अननोन वेरिएबल है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ नोन वेरिएबल, यानी कि जिसको हम जानते हैं, जिसकी वैल्यू हमें पता है, ठीक है। ये जो कंसेप्ट ये रिग्रेशन का जो है ये इन्होंने दिया था सर फ्रांसिस गैल्टन ने 1877 में। अब देखो जो कोरिलेशन और रिग्रेशन है उन दोनों में आपस में क्या रिलेशनशिप है, क्या चीज़ें हैं, कैसे डिफरेंस है, क्या क्या डिफरेंस है रिग्रेशन और कोरिलेशन में। देखो कोरिलेशन जो है वो हमें क्लोजनेस बताता है कि रिलेशनशिप की कितनी है, ठीक है। लेकिन जो रिग्रेशन है वो हमें ये बताता है कि नेचर ऑफ रिलेशनशिप कैसी है और उनकी वैल्यू प्रेडिक्ट करके देता है दो वेरिएबल की। कोरिलेशन ने तो ये बता दिया कि हाँ सेल और जो एडवर्टीजमेंट है ना वो दोनों आपस में रिलेटेड हैं, ठीक है, और कितनी ज़्यादा रिलेटेड है ये बता देता है। अब उन रिलेटेड वैल्यूज़ के बेस पे अगर हमें वेरिएबल की प्रेडिक्शन जब हमें करनी है तो वो रिग्रेशन की हेल्प से होगी, ठीक है। अब जो रिग्रेशन कोरिलेशन है उसमें कोई कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं बताता। वो कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब है कि एक चीज़ में चेंज होने की वजह से दूसरी चीज़ में चेंज होना, वो कोज एंड इफेक्ट, यानी कि कोई कोज बना, कोज यानी कि कोई कारण बना और उस कारण की वजह से कोई अफेक्ट हुआ, यही चीज़ होती है ना कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। यानी कि एडवर्टीजमेंट के बढ़ने से सेल बढ़ी तो इनके बीच में क्या हो गया, कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हो गया। तो कोरिलेशन तो हमें ये बताता है कि कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, सॉरी कोरिलेशन हमें ये नहीं बताता। कोरिलेशन हमें सिर्फ ये बताता है कि ये दोनों चीज़ें हैं ना आपस में रिलेटेड हैं। वो ये नहीं बताता कि किसकी वजह से कौन सी चीज़ जो है वो बढ़ रही है या घट रही है, ये नहीं बताता हमें। लेकिन रिग्रेशन हमें ये बताता है कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक इंडिपेंडेंट है भाई, और इसकी ये डिपेंडेंट जो वेरिएबल है ना ये अफेक्ट है और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो कोज है इसमें चेंज होने का, ठीक है। तो ये चीज़ हमें रिग्रेशन बताता है। अब जो हम मेज़र करते हैं जब कोरिलेशन को हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को आर से डिनोट करते हैं, तो आर एक्स वाई का मतलब है कि एक्स और वाई का कोफिशिएंट आ, ठीक है, एक्स और वाई का कोरिलेशन, यानी कि वो आर एक्स वाई हो गया। अब आर वाई एक्स कर लो या एक्स वाई कर लो, दोनों की वैल्यू सेम होगी क्योंकि दोनों में हमने सीधा सा रिलेशनशिप ही देखा ना उनमें कि एक्स और वाई में क्या रिलेशनशिप है वो देखा हमने। तो आर एक्स वाई या आर वाई एक्स जो है वो इक्वल होते हैं, लेकिन जो हमारे रिग्रेशन के कोफिशिएंट होते हैं वो होते हैं बी एक्स वाई या बी वाई एक्स, ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं।
क्योंकि इनमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जब एक्स वाई पे डिपेंड करता है तो वैल्यू अलग आती है इस रिग्रेशन की, जब वाई एक्स पे डिपेंड करता है तो वैल्यू अलग आती है। ये याद रखना है आपको। एक तो ये याद रखना है कि कोफिशिएंट कौन से होते हैं, कोरिलेशन का कोफिशिएंट क्या होगा, आर। तो आर एक्स वाई यानी कि आर की जो एक्स और वाई का रिलेशनशिप, कोरिलेशन यानी कि, ठीक है। और बी एक्स वाई क्या है, और बी वाई एक्स ये रिग्रेशन के कोफिशिएंट है। तो जो कोरिलेशन के कोफिशिएंट है ना वो इक्वल होते हैं, लेकिन जो रिग्रेशन के कोफिशिएंट है वो इक्वल नहीं होते। ये इक्वल होते हैं ना, इसीलिए इनको सिमेट्रिक बोला जाता है कि जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यानी कि आर, ये सिमेट्रिक होते हैं क्योंकि इनको चाहे एक्स वाई निकाल लो या वाई एक्स निकाल लो सेम आएगा। लेकिन रिग्रेशन के कोफिशिएंट सिमेट्रिक नहीं होते क्योंकि इनकी वैल्यू जो है वो अलग अलग होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है नॉन सेंस कोरिलेशन। देखो नॉन सेंस कोरिलेशन का मतलब है जिनके बीच में कोई सेंस नहीं बन रही कि इनका कोरिलेशन हो सकता है, लेकिन फिर भी जो है कोरिलेशन तो आ जाता है कैलकुलेट करके, क्योंकि हमने कुछ वैल्यूज ली एक्स की, कुछ वैल्यूज ली वाई की। अब इन दोनों को फॉर्मूला में इनकी वैल्यूज को करके देखा पुट, तो कोरिलेशन तो कुछ भी आ सकता है भाई, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी, कि उनके बीच में रिलेशन है। लेकिन क्या पता वो एग्जैक्ट में जब हम लॉजिक देखें उन चीज़ों के पीछे तो वो लॉजिक एग्जैक्ट नहीं होता, सेंस ही नहीं बनती। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल गिवन है कि जैसे हमें कोरिलेशन देखना हो हाइट ऑफ बीबीए स्टूडेंट और मार्क्स ऑफ बीबीए स्टूडेंट। अब हमें हाइट की कुछ वैल्यूज गिवन है और मार्क्स की कुछ वैल्यूज गिवन, अगर हमें इनका कोरिलेशन कैलकुलेट करना तो हम कर देंगे कैलकुलेट, चाहे वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी कितना भी आए। लेकिन एक्चुअल में जब हम देखें तो क्या हाइट का मार्क्स से कोई रिलेशनशिप होता है, कोई नंबर, भैया हाइट ज़्यादा है तो नंबर ज़्यादा आएंगे, हाइट कम है तो नंबर कम आएंगे, तो ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं होता। तो इसलिए कोरिलेशन है ना वो नॉन सेंस भी हो सकता है, यानी कि उसकी कोई सेंस ना बने ऐसा भी कोरिलेशन निकल सकता है। लेकिन रिग्रेशन ऐसा नहीं होता, क्योंकि रिग्रेशन तो हमेशा कॉज एंड इफेक्ट का ही बात करता है कि इस वैल्यू की वजह से इस वैल्यू में क्या चेंज आया है। तो जो इसमें फिर नॉन सेंस की कोई बात ही नहीं रही, क्योंकि एक वेरिएबल की वजह से दूसरे वेरिएबल में कितना फर्क आया है या क्या वैल्यू है दूसरे वेरिएबल की, वो कैलकुलेट करते हैं हम। तो इसलिए कोरिलेशन नॉन सेंस हो सकता है लेकिन रिग्रेशन नॉन सेंस नहीं होता, नथिंग लाइक नॉन सेंस इन रिग्रेशन। और जो नेक्स्ट जो है वो है कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हमने देखा कि ओरिजिन और स्केल दोनों से इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि चाहे कुछ मल्टीप्लाई करें या कुछ ऐड माइनस करें, कोरिलेशन की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन रिग्रेशन जो कोफिशिएंट है ना वो सिर्फ इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन ओरिजिन होता है, स्केल नहीं होता। यानी कि ये जो प्रॉपर्टी है ना ये सबसे ज़्यादा याद रखने की है। ये नेट के क्वेश्चन जो एग्ज़ाम होता है ना उसमें भी इम्पोर्टेंट चीज़ है ये कि इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन और स्केल है या नहीं है। और ये अब जो आपका एग्ज़ाम है HSC CET वाला, इसमें भी इम्पोर्टेंट है कि जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो तो दोनों से में इंडिपेंडेंट होता है, चाहे मल्टीप्लाई करे तब भी और प्लस माइनस करे तब भी। लेकिन रिग्रेशन का जो कोफिशिएंट है वो मल्टीप्लाई करने पर उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है अगर हम वेरिएबल्स में कुछ मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन वेरिएबल्स में कुछ प्लस माइनस करते हैं, इनके ओरिजिन में चेंज करते हैं, तब जो रिग्रेशन की वैल्यू है वो चेंज नहीं होती। यानी कि प्लस माइनस का तो फर्क नहीं पड़ता लेकिन मल्टीप्लाई का पड़ता है, यानी कि ओरिजिन का फर्क नहीं पड़ता, स्केल का फर्क पड़ता है, ठीक है। अब इस जो इनका रिलेशनशिप होता है कोरिलेशन और रिग्रेशन के कोफिशिएंट का, उसको हम इससे डिनोट करते हैं कि जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यानी कि आर जो है वो ज्योमेट्रिक मीन होता है रिग्रेशन कोफिशिएंट्स के। देखो आर की वैल्यू यानी इसमें फिर किसके इक्वल होगी, ज्योमेट्रिक मीन। क्या होता है ज्योमेट्रिक मीन? ज्योमेट्रिक मीन यही होता है ना कि उनको जो वैल्यू है हमारी एक्स वाई की उनको उनका अंडर रूट कर दें हम मल्टीप्लाई करके। ये प्लस का निशान नहीं आएगा यहाँ पे, मल्टीप्लाई का आएगा। ये कुछ बुक्स में वैसे प्लस का दे देते हैं ये, लेकिन वैसे मल्टीप्लाई का जो ज्योमेट्रिक मीन होता है उसमें हम यही करते हैं ना कि वेरिएबल्स की आपस में मल्टीप्लाई कर दी और फिर उसका अंडर रूट निकाल दिया। तो जो हमारा आर की वैल्यू है वो क्या आएगी, अंडर रूट ऑफ बी एक्स बी वाई इंटू बी वाई बी एक्स। ये बी वाई बी एक्स और ये बी एक्स बी वाई क्या होते हैं, रिग्रेशन के कोफिशिएंट्स होते हैं। तो इसलिए इनका जो ज्योमेट्रिक मीन है वो हमारा कोरिलेशन होता है, आर के इक्वल होता है। इन दोनों में ये रिलेशनशिप है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है अब हमारा लाइन ऑफ रिग्रेशन, यानी कि रिग्रेशन में अब जो वो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं हम, जो प्रेडिक्शन जो हम करते हैं वो कैसे की जाती है, वो इन लाइंस की हेल्प से की जाती है, इन इक्वेशंस की हेल्प से। लाइन यानी कि इक्वेशन बोल लो आप, इन इक्वेशंस की हेल्प से की जाती है। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन वेयर डिपेंडेंट वेरिएबल इज वाई डिटरमाइंड बाय द इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ एक्स। अब देखो इसमें क्या होता है, एक होता है एक्स ऑन वाई और एक होता है वाई ऑन एक्स। इनका क्या मतलब होता है, देखो आपको है ना ये लगे कि ये चीज़ें ज़्यादा डीप में हो रही हैं
ये चीज़ें डीप में नहीं है, ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है, लेकिन ये चीज़ें आपने पढ़ी हुई नहीं है ना, तो ये आपको वो बेसिक भी समझ नहीं आएगा। तो इसलिए आप वो बेसिक समझने के लिए हमें चीज़ें थोड़ी सी डीप में जाके ही समझनी पड़ती हैं, ये लगा लो या तो, क्योंकि ये डीप वैसे है नहीं। जब हमें स्टैट के, आपने अगर आप में से कोई ऐसा है जिसको स्टैट बहुत अच्छे से आती है, तो उसको पता है कि ये बहुत बेसिक चीज़ होती है ये जो अब हम कर रहे हैं। तो इसलिए समझना जरूरी है और इन बेसिक चीज़ को, क्योंकि हमें स्टैट का सिलेबस गिवन है, तो वो हमें उसकी चीज़ें समझनी तो है ना कि उसके अंदर मतलब क्या है, क्योंकि रिग्रेशन का ही क्या मतलब है, रिग्रेशन से कैसे वैल्यूज प्रेडिक्ट होती हैं, हमें पता होना चाहिए ना। तो इसलिए देखो ये एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स का क्या मतलब है, देखो एक्स ऑन वाई सीधी सी बात है, एक्स डिपेंड ऑन वाई, यानी कि एक्स वाई के ऊपर डिपेंड करता है, तो वाई इंडिपेंडेंट हो गया, एक्स डिपेंड कर रहा है, एक्स वाई के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो हम इसमें क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, यानी कि एक्स ऑन वाई अगर हमारी चीज़ है तो उसमें हम एक्स की वैल्यू प्रेडिक्ट करेंगे, क्योंकि एक्स डिपेंड कर रहा है ऑन वाई। और अगर हम वाई ऑन एक्स है तो उसमें क्या करेंगे, वाई डिपेंड कर रहा है ऑन एक्स, तो हम वाई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि डिपेंडेंट की कैलकुलेट करते हैं हम, इंडिपेंडेंट तो है ही अपना, डिपेंडेंट में इंडिपेंडेंट की वजह से चेंज आ रहा है, तो ये तो इसके ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ता चाहिए कितना बढ़े जाए घटे जाए, ये तो अपना इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट यानी कि इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसके बढ़ने घटने से, लेकिन डिपेंडेंट के ऊपर पड़ रहा है, तो इसलिए डिपेंडेंट की वैल्यूज हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये इसमें यही गिवन है। और देखो ये जो ये बनाई है इक्वेशन, ये है वाई ऑन एक्स, देखो वाई की वैल्यू डिटरमाइन कर रहे हैं बाय द इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ एक्स, यानी कि ये हम वाई ऑन एक्स कर रहे हैं कैलकुलेट। तो वाई ऑन एक्स कैलकुलेट करेंगे तो वाई की वैल्यू लिखेंगे ना, तो वाई इज इक्वल्स टू क्या होगा, ए प्लस बी एक्स, और ये ए बी क्या होती हैं देखो, अब इसमें वाई तो क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं हम। ए क्या होगा हमारा, वाई इंटरसेप्ट, यानी कि ये कुछ वैल्यू हमें जो है वो गिवन होती है, वो होगा ये कि कांस्टेंट, जिसको हम बोल सकते हैं कि कांस्टेंट वैल्यू है, कि इतनी जो जो ये इसको ये लगा सकते हो आप कि इतना चेंज होता ही है इसकी, उसमें चेंज होने की वजह से, कि ए तो कुछ वैल्यू है ही हमारी स्टार्टिंग में, और अब ये देख रहे हैं कि एक्स की वजह से उस वैल्यू में क्या फ़र्क आया। जैसे हम ये मान सकते हैं, जैसे हमने ये एग्जांपल देखा था कि एडवर्टीजमेंट है और सेल है। अब एडवर्टीजमेंट 10 थी ना, तो सेल 20 थी, तो ये 20 तो थी, अब आगे हमारी एडवर्टीजमेंट 20 हो रही है, तो सेल कितनी होगी, तो ये 20 तो पहले से एग्जिस्टिंग वैल्यू है ना, तो ये ए वो है जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है। ठीक है, और बी एक्स क्या है, जो इस एडवर्टीजमेंट की वजह से चेंज हो रहा है, जो स्लोप ऑफ लाइन जिसको हम बोल सकते हैं, या जो चेंज हो रहा है, चेंज वो स्लोप चेंज की वजह से ही होगा ना, कि ये स्लोप ऐसे हो सकता है या ऐसे हो सकता है, तो ये स्लोप क्या किसकी वजह से होगा, कि कितना चेंज आया है उसकी वजह से, तो इसलिए बी क्या होता है हमारा स्लोप, तो बी एक्स और एक्स की वैल्यू हो जाएगी। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से फिर हम वाई की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि ये एग्जांपल है, और इसकी वैल्यू आपको गिवन है, देखो देखो हमें जो यूज ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन, इस इक्वेशन का यूज करना, वाई इज इक्वल्स टू ए बी एक्स, यानी कि वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ वाई, जब एक्स इक्वल्स टू 10 हो, ए जो है वो 4 है हमें गिवन, और बी जो है वो हमें 2 गिवन है। अगर आपके क्वेश्चन आएगा ना रिग्रेशन का, तो इतना ही सिंपल आएगा, आपको सारी वैल्यूज गिवन होगी, बस आपको ये वाला जो इक्वेशन है ना इसमें पुट करनी है, वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ए की वैल्यू गिवन है 4, बी की वैल्यू गिवन है हमें 2, और एक्स की 10, तो ये 2 इंटू 10 करेंगे, बी एक्स करना है ना हमें, तो बी एक्स यानी कि 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 4 + 20 24 जो है वो हमारी वाई की वैल्यू आ गई, यानी कि जब एक्स की वैल्यू 10 है तो हमारी वाई की वैल्यू क्या होगी, 24। बस ऐसे प्रेडिक्ट करते हैं हम, रिग्रेशन इक्वेशन की हेल्प से वैल्यू प्रेडिक्ट करते हैं एक वेरिएबल जिसकी हमें गिवन नहीं है, तो इतना ही आसान होता है रिग्रेशन। मैं भी जब पहले जब मैं मुझे नहीं आता था रिग्रेशन में, ये सोचती पता नहीं कितना ही मुश्किल है ये चीज़ें, तो कंसेप्ट, क्योंकि जब एक बार आपको क्लियर नहीं होते ना, तो आपको ये लगता है कि बहुत डीप में जाके ये तो बहुत डिटेल है, पता नहीं क्या है इनमें, लेकिन जब हम इनको अच्छे से समझ लेते एक बार, तब इनमें कुछ नहीं होता, इतनी सिंपल चीज़ थी। अब देखो रिग्रेशन थी ना बिल्कुल सिंपल, बस इक्वेशन, हमें ये इक्वेशन कैसे बनी वो भी पता है, क्योंकि देखो ए यानी कि जो पहले से वैल्यू थी, चेंज होने की वजह से ये 2 में चेंज, 2 जो है वो फर्क, 2 का फर्क पड़ रहा था, तो 10 से मल्टीप्लाई किया, तो ये ऐसे कैलकुलेट करके वैल्यू आ गई हमारी। अब जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है ना, वो क्या होता है, देखो हमने देख ही लिया कि बी जो है ना वो रिग्रेशन कोफिशिएंट होता है, क्योंकि बी एक्स बी वाई देखते हैं हम, देखते हैं ना बी एक्स बी वाई, या फिर बी वाई बी एक्स, सॉरी बी वाई एक्स या बी एक्स वाई देखते हैं, तो यही हमारा रिग्रेशन कोफिशिएंट होता है, इसको हम बी से डिनोट करते हैं, तो और बी से डिनोट करते हैं, और रिग्रेशन जो इक्वेशन है उसमें इसका यूज होता है। ठीक है,
इसको रिग्रेशन कोफिशिएंट बोलते हैं। इसको स्लोप कोफिशिएंट भी बोला जाता है, क्योंकि हमने देखा ना बी क्या होता है, स्लोप ऑफ लाइन, कि क्या स्लोप है, क्या चेंज हो रहा है, चेंज होने की वजह से क्या वैल्यू है वो, ठीक है, कितना चेंज हो रहा है, वो स्लोप कोफिशिएंट भी बोलते हैं, इसलिए हम इसको। और कोरिलेशन जो है वो इसका ज्योमेट्रिक मीन होता है। कोरिलेशन जो है वो हमारे जो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स हैं उनका ज्योमेट्रिक मीन होता है। द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैन नॉट एक्सीड ये 1, यानी कि जब हमारे जो वेरिएबल्स जो दोनों ये हैं, आर की वैल्यू नहीं वो हो सकती, एक से ज़्यादा नहीं हो सकती, एक के बीच में होती है, तो यानी कि जो हमारे रिग्रेशन कोफिशिएंट्स हैं उनकी जो ज्योमेट्रिक मीन है ना वो भी फिर एक से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि उनका ज्योमेट्रिक मीन ही हमारा आर होता है। बस इसमें यही चीज़ की बनती। द साइन ऑफ बोथ रिग्रेशन कोफिशिएंट विल बी सेम, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो बी एक्स और बी वाई, देखो दो कोफिशिएंट होते हैं हमारे रिग्रेशन के, बी एक्स वाई और एक है बी वाई एक्स, तो जो इन दोनों का साइन होगा ना वो सेम होगा। अगर ये प्लस का है तो ये भी प्लस का होगा, अगर ये माइनस का है तो ये भी माइनस का होगा, दोनों के अलग अलग साइन नहीं होंगे कभी भी, ठीक है, दोनों के साइन जो है वो हमेशा सेम होंगे। और इट इज़ ए ऑब्सोल्यूट मेजर। ऑब्सोल्यूट मेजर का मतलब हमने पहले भी डिस्कस किया था, ऑब्सोल्यूट का मतलब है बिल्कुल एग्जैक्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट सेम होना, उसको हम बोलते हैं ऑब्सोल्यूट मेजर, क्योंकि इसमें हम कोई परसेंटेज की फॉर्म में चीज़ें नहीं देख रहे हैं, हम उसी यूनिट में मेजर कर रहे हैं जो यूनिट में हमें जो चीज़ें गिवन थी। जैसे हमें एडवर्टीजमेंट की अमाउंट्स गिवन है, वैसे ही सेल की अमाउंट गिवन है, तो अमाउंट हमारी यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, वो दोनों में सेम है, तो वो ये इसलिए एब्सोल्यूट मेजर है, ठीक है। द एवरेज वैल्यू ऑफ टू रिग्रेशन कोफिशिएंट विल बी ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन, यानी कि जो हम रिग्रेशन कोफिशिएंट्स हैं उनकी एवरेज जब हम निकालें, क्योंकि दो हो गए ना हमारे बी एक्स वाई और बी वाई एक्स, अगर इनकी एवरेज निकाल लें हम तो वो हमारा जो आर की वैल्यू है ना उससे ज़्यादा होती है, आर की वैल्यू से ज़्यादा होता है हमारा रिग्रेशन कोफिशिएंट्स की एवरेज। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपको पढ़नी, जो फॉर्मूला है कैसे कैलकुलेट करते हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल जो छोटे क्वेश्चन बन रहे थे जैसे ये बन रहा था ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, या फिर इनकी जो थ्योरी है ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको आपको याद रखना है कि जो इनके बीच इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं बेसिकली, रिग्रेशन कोफिशिएंट की, कोरिलेशन कोफिशिएंट की, ये जैसे इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन चेंज, ये सारी चीज़ें जो हैं ऑर्डिनरी की कैसे इनमें रिलेशन है, पॉजिटिव होते हैं साइन, नेगेटिव होते हैं, +1 से -1 के बीच में होते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लास यूजफुल लगेगी, लगे तो शेयर करना आगे भी, और कुछ भी समझ ना आए तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा जब ये यूनिट पूरी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हम कंप्लीट पीडीएफ आपको अलग अलग पार्ट्स में ना पढ़ना पड़े, इसलिए पूरा कंप्लीट जब बन जाएगा पीडीएफ तब वो आपको शेयर कर देंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।